बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी का लास्ट एंड थर्ड पार्ट एनएमआर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि हमारा न्यूक्लियस जो है वो भी स्पिन कर रहा होता है, और अगर ये ऑड नंबर में हो, इसका एटॉमिक नंबर किसी भी एटम का या ओवरऑल मास नंबर ऑड नंबर में होने की सूरत में वो क्या होता है, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। और हम इन्हीं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर न्यूक्लियस से होते हुए उसके एटम को एनालाइज कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि न्यूक्लियाई विद एन ऑड mass or odd atomic number have nuclear spin and in a similar fashion to the spin of electron। और कौन कौन से एटम्स होते हैं इसमें, लाइक हाइड्रोजन 1 जिसमें एक प्रोटॉन है, इसका ऑड नंबर है न्यूक्लियाई का। सिमिलरली कार्बन 13, इसमें 13 ऑड नंबर है इनका, प्रोटॉन प्लस जो है न्यूट्रॉन की तादाद मिलाकर C13। Since a nucleus is a charged particle in motion, it will develop a magnetic field। हमने जैसे कि इलेक्ट्रॉन के केस में भी देखा था और पढ़ा था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, यानी एक मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा होता है। तो इससे हमें पता चला कि हमारा न्यूक्लियस स्पिन कर रहा होता है, और जब ऑड नंबर में होता है तो वो क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा होता है। और यहाँ पर हम ये देखेंगे कि अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड के को एक बड़ी मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो क्या होता है कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो अलाइन करता है अपने आप को पैरेलल टू द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो हम इसको ज़रा देखते हैं। देखिए हमारा लेटस दिस इज वन ऑफ द न्यूक्लियस, और जब तक ये ऑड है तो ये स्पिन कर रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। लेकिन अगर ये ऑड नहीं है, इवन है, तो जैसा कि इलेक्ट्रॉन के केस में भी आप लोगों ने देखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन सिंगल हो तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है वो एटम, लेकिन जहाँ डबल हो जाए वहां पे वो पेयर अप हो जाता है, एक जो है दूसरे के इफेक्ट को क्योंकि कैंसिल कर देता है। सेम सिचुएशन यहाँ पर हमारी यहाँ पैदा हो जाती है न्यूक्लियाई के केस में। तो यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है, हम देख रहे हैं कि स्पिनिंग जब कर रहे होते हैं तो ये जो एक मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरह प्रोड्यूस कर रहा है कि ये इसका नॉर्थ एंड साउथ पोल है, तो दूसरा कैसे प्रोड्यूस कर रहा होता है कि साउथ एंड नॉर्थ पोल उसका इस तरफ होता है, और इस तरह दोनों एक दूसरे को कैंसल कर रहे होते हैं। मोस्टली ये न्यूक्लियाई जो है, अगर हम ऑड नंबर के न्यूक्लियाई को इमेजिन करें तो रेंडमली स्पिन कर रहे होते हैं, किसी खास डायरेक्शन में स्पिन नहीं कर रहे होते। लेकिन जैसे ही हम एक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं तो ये अपने आप को अलाइन कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रॉन्ग जो है मैग्नेटिक फील्ड। किस तरह इसको इसके हिसाब से लाइन करेंगे कि इनका साउथ जो है इसके नॉर्थ की तरफ, इन सब का साउथ पोल इनके नॉर्थ की तरफ, इस तरह इनकी अलाइनमेंट, स्पिन की अलाइनमेंट इस तरह हो जाती है कि ये पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर की आउटर मैग्नेटिक फील्ड उनको प्रोवाइड की गई है उसकी पैरेलल कर लेते हैं अपने आप को अरेंज। और ये हम इसको कहते हैं लोअर एनर्जी स्टेट। लेकिन अगर यहाँ से इनको कहीं से एनर्जी मिल जाए, लाइक रेडियो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी इसका इनके बराबर होती है, कि ये क्या कर सकते हैं उसको एब्जॉर्ब करके वो एंटी जो है पैरेलल, यानी कि वो पहले तो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड थे, अब उसके एंटी डायरेक्शन में ये अपने आप को सेटल कर सकते हैं। और ये जो है इनकी क्या कहलाती है, हायर एनर्जी स्टेट। तो हम जरा इनको देखते हैं, ये लोअर एंड ये हायर, लोअर हायर, लोअर हायर। तो ये दोनों स्टेट्स के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है, ये इसको जो रेडियो वेव्स होती हैं इनकी फ्रीक्वेंसी उसके बराबर होती है। लिहाजा ये लोअर से हायर में जा सकते हैं अगर इनको रेडियो वेव्स प्रोवाइड कर दी जाएं। और
हर न्यूक्लियाई का जो डिफरेंस होता है लोअर एंड उसकी हायर एनर्जी स्टेट में, हर न्यूक्लियस जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ की वो रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्सॉर्ब करेगा, और जब वो एमिट करता है तो वो एक पीक की सूरत में हमें नजर आ जाती है, जो कि हमें स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन देती है। आइए जरा इसको मजीद हम समझते हैं। ये देखिए, ये एक स्पिन न्यूक्लियाई कर रहा है, और ये स्पिन, इसका एक जो डायमेंशन है, क्योंकि ये पैरेलल टू द आउटर मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए लोअर एनर्जी की है। देखिए ये लोअर एनर्जी की है, लेकिन लेकिन अगर इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी मिल जाए तो ये क्या करना शुरू हो जाता है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करना शुरू कर देता है। यानी इसको जब बिल्कुल इस तरह हो जाए, हम इसको कहते हैं फ्लिप हो जाता है वो न्यूक्लियस का जो है न्यूक्लियाई की जो है स्पिनिंग फ्लिप हो जाती है। अच्छा, अब आइए स्टूडेंट्स हम देखते हैं, ये आपका एक न्यूक्लियस है। यहाँ पर हम अभी तक न्यूक्लियस को ही कंसीडर कर रहे थे, अब हमें इसके इलेक्ट्रॉनिक एटमॉस्फेयर को भी कंसीडर करना होगा। देखिए ये एक इलेक्ट्रॉनिक जो है इसके इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर है, एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद है। एंड ये जो है न्यूक्लियस, ये बेसिकली शील्डेड न्यूक्लियस है, क्योंकि इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद है। अब ये कार्बन, फॉर एग्जांपल कार्बन का एक एटम है, न्यूक्लियस है, एंड इस कार्बन के न्यूक्लियस ने एक और कार्बन एटम के साथ जो है इस तरह जो बॉन्ड बनाया हुआ है। तो आपको पता है कि जब सेम बॉन्ड सेम टाइप के एटम्स में बना हुआ हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दोनों का सेम होता है। तो अब इन इलेक्ट्रॉन्स को ये कार्बन अपनी तरफ क्योंकि पुल नहीं करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स और इनकी डेंसिटी यहीं पे मौजूद रहेगी, तो लिहाजा हम कहेंगे ये एक शील्डेड न्यूक्लियस है। लेकिन आइए जरा देखें, हम अगर यहाँ पर हमारे ये क्लोरीन एटम फॉर एग्जाम्पल कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो क्लोरीन एटम क्या करेगा, ये आपको पता है बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस तरफ ज्यादा हो जाएगी, टुवर्ड क्लोराइड, तो ये वाला न्यूक्लियाई आपका डी शील्डेड होगा। तो आपने देखा कि आपका न्यूक्लियाई शील्डेड भी हो सकता है और डी शील्डेड भी हो सकता है। तो अभी आइए देखिए कि आपका अगर ऑक्सीजन है तो वो भी इसी तरह बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियाई भी क्या हो जाएगा, डी शील्डेड हो जाएगा। क्लोरीन जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये भी डी शील्ड कर देता है। लेकिन आप डिफरेंस देखें कि दोनों की डी शील्डिंग का इफेक्ट डिफरेंट है एक दूसरे से, बिकॉज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है वो ज्यादा डीशील्ड कर देगा अपने करीब वाले न्यूक्लियाई को, रिलेटिव टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो डियर स्टूडेंट्स, हम अब जब ये जो शील्डेड न्यूक्लियस एंड डी शील्डेड न्यूक्लियस, हम इन दोनों का बिहेवियर देखते हैं कि अगर इन दोनों को अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की जाए तो व्हाट हैपन्स। देखिए व्हाट हैपेंड हेयर, चेक कीजिए। ये देखिए हमने जैसे बात की थी ना कि अलाइन करते हैं, तो ये इसने तो सिंपल फौरन से अलाइन कर लिया, ये पहले इधर था और फिर इसने देखे अलाइन कर लिया, लेकिन इसने तो फुली फ्लिप कर गया अलाइनमेंट में। लेकिन ये जो शील्डेड वन था ये फुली फ्लिप नहीं कर पाया, क्योंकि न्यूक्लियर फील्ड का इफेक्ट इस तक इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नहीं पहुंच पा रहा, इसलिए ये शील्डेड न्यूक्लियस में इसका फ्लिप जो है पूरा 180 डिग्री पर नहीं हो पाया था। तो ये शील्डेड न्यूक्लियस है और ये डी शील्डेड न्यूक्लियस है। अब अगर इनको हम इन न्यूक्लियाई को प्रोवाइड करें, क्या चीज, हम इन्हें प्रोवाइड करें रेडियो वेव्स, तो रेडियो वेव्स अब्सॉर्ब करके ये क्या करते हैं, ये अपनी, ये इनकी लोअर एनर्जी स्टेट है इस वक्त स्टूडेंट्स। जब ये अपनी आउटर मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अपने आप को सेटल कर लेते हैं, तो ये इनकी क्या होती है, लोअर मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो इसके अगेंस्ट जिसमें जाएंगे वो हायर एनर्जी स्केल स्टेट होगी। अब ये देखें, रेडियो फ्रिक्वेंसी इसको इधर से उधर मुड़ने में ज्यादा रेडियो फ्रिक्वेंसी चाहिए होगी, जबकि इसको कम रेडियो फ्रिक्वेंसी चाहिए होगी। ये देखिए आपके, ये देखिए कि ये वाला जो था आपका, ये क्योंकि यहां से इसने
पूरा मूव किया है इस तरफ, जो अनशील्डेड न्यूक्लियस था इसको पूरा इसने 180 डिग्री का कवर किया है। तो इसको ज्यादा एनर्जी की, ज्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव चाहिए थी, जबकि ये इसका ये पहले हेड यहाँ था, इसने यहाँ से यहाँ मूव किया है, तकरीबन 45 डिग्री मूव किया है एंगल। तो इसको कम फ्रीक्वेंसी की चाहिए थी रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह आपने देखा डियर स्टूडेंट्स के फ्रीक्वेंसी जो एब्जॉर्ब करेंगे और उसके बाद वो उसको एमिट भी करेंगे, जो कि पीक डेवलप करेगी स्पेक्ट्रम में, हर न्यूक्लियस की किस बात पर डिपेंड कर रही होगी कि वो कितना शील्डेड या कितना डीशील्डेड है, यानी वो उसके केमिकल एटमॉस्फेयर पर डिपेंड कर रही होगी। इस तरह हम किसी एटम के उसके एटमॉस्फेयर को उसके सराउंडिंग में पहचान सकते हैं स्पेक्ट्रम को देखकर। आइए हम देखते हैं कि ये जो दो अदद न्यूक्लियस हैं, एक ए और एक बी, इसमें से ये किस किस्म की पीक्स शो करेंगे। देखिए ये पीक ए ने शो की है, और ए आपको पता है शील्डेड वन था, तो लिहाजा इसने कम फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ एब्जॉर्ब की थी रेडियो फ्रीक्वेंसी की, और कम ही की एमिट की। जबकि बी जो था ये क्या था, डी शील्डेड था, इसलिए इसने ज्यादा फ्रीक्वेंसी की। लिहाजा हम यहाँ पर इस तरह इन फ्रीक्वेंसीज को कंपेयर करते हैं with a standard frequency of the standard. The frequency of the standard is taken as 0. तो हम टेट्रा मिथाइल सालेन को एज ए स्टैंडर्ड लेते हैं, तो ये शील्डेड की फ्रीक्वेंसी ये पीक आएगी, और डी शील्डेड की पीक जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ आएगी। और हम देखते हैं कि जो शील्डेड है उनको लेस फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव चाहिए थी फ्लिप करने के लिए, जबकि डी शील्डेड को हाई फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव चाहिए थी। और इसी तरीके से हम जो टेट्रामिथाइल साइलेन की तरफ डायरेक्शन में अगर कोई पीक आ रही हो तो इसको हम क्या कहते हैं, अप फील्ड। और जो हमारी हायर फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स की तरफ जा रही हो उसको हम कहते हैं डाउन फील्ड। इस तरह हम अपनी इन टर्मिनोलॉजीज को यूज करेंगे, अप फील्ड, डाउन फील्ड, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव, लेस फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स, और इस तरह हम अंदाजा लगा पाएंगे आगे मुख्तलिफ स्पेक्ट्रम्स को देख के। और ये देखिए हम इस जो है यहाँ पर ये जो शिफ्ट होती जाती हैं, यहाँ पे भी कोई पीक आ सकती है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इसको हम क्या कहते हैं, केमिकल शिफ्ट। और इसको इसके जो ये है नोटेशन, दिस इज डेल्टा, और इसको किस में मेजर किया जाता है, पार्ट्स पर मिलियन में। इस केमिकल शिफ्ट को पार्ट्स पर मिलियन में किया जाता है, और इसमें टेट्रा मिथाइल साइलेन टीएमएस की 0 ली जाती है। इसको क्यों हमने टीएमएस को स्टैंडर्ड लिया, 0 लिया, इसकी रीजंस भी हम अगले एसएलओज में इंशाल्लाह जाकर देख लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, केमिकल शिफ्ट जो है हम देखते हैं क्या है, इज द in NMR, chemical shift is the resonant frequency of a nucleus relative to a standard like TMS, tetramethyl silane. Measured, it is measured in parts per million, and it reflects local electronic environment with more electron density causing shielding. तो जिनमें शील्डिंग होगी वो क्या होंगे, वो अप फील्ड, इस डायरेक्शन में हमने कहा था अप फील्ड। और जिनमें जो अनशील्डेड होंगे या डी शील्डेड होंगे वो उनको हम कहेंगे, इस डायरेक्शन में उनकी पीक बनेगी ज्यादा इस तरफ, उसको हम कहेंगे डाउन फील्ड उनकी पीक बनेगी, और हायर जो है पार्ट्स पर मिलियन आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए ये आपका ए जो है ये शील्डेड वन है, और इसको अप फील्ड हम कहेंगे कि इसकी अप फील्ड में बनी है पीक। और जो आपका डी शील्डेड था उसको हम कहेंगे कि लो फील्ड में उसकी पीक बनी है। लो फील्ड का मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, ज्यादा एनर्जी की उसने रेडियो वेव ली है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका एसएलओ है एनालाइज करना है डिफरेंट इन्वायरमेंट ऑफ कार्बन एटम्स को प्रेजेंट इन ए सिंपल मॉलिक्यूल यूजिंग C13 NMR स्पेक्ट्रम। तो हम आम तौर पर जब स्पेक्ट्रम देखते हैं
तो हम ये बात देखेंगे, कुछ वैल्यूज हैं, यानी कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आमतौर पर 0 to 50 ppm के दरमियान अपनी पीक दे देता है, और कार्बन ऑक्सीजन जो है 50 to 100 ppm के दरमियान देता है। कार्बन कार्बन 100 to 150 ppm के दरमियान देता है। कार्बन ऑक्सीजन 150 to 200 ppm। ये भी हम देखते हैं तो हमें अंदाजा हो जाएगा। आइए देखते हैं, ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक अल्कोहल है, और यहाँ पर अगर आप देखें, हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये एक कार्बन है, ये ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, और ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लिहाजा वो इसको क्या कर रही है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रही है, और यही इफेक्ट अगले बॉन्ड्स में इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू शिफ्ट हो रहा होता है। तो सबसे ज्यादा कौन डी यहाँ पर डी शील्डेड है, ये कार्बन सबसे ज्यादा डी शील्डेड है, और ये उससे कम डी शील्डेड है। तो इस ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच होने की वजह से ये डी शील्डेड है। इसलिए आपने देखा कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स क्या करती है, एब्जॉर्ब करने के बाद एमिट करती है जब लो एनर्जी स्केल में दोबारा आते हैं इसका न्यूक्लियाई। जबकि ये वाला क्योंकि इस ऑक्सीजन से इसकी निस्बत दूर है, तो ये क्या करता है, ये लो फील्ड की तरफ आप देख रहे हैं, ये शील्डेड वन है, इसकी निस्बत, इस कार्बन की निस्बत ये कार्बन शील्डेड वन है, तो इसका देखें टेट्रामेथाइलसाइलेन की तरफ, यानी अप फील्ड इसकी पीक बनी है। तो इस तरीके से हम आगे मजीद ये देखते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ कितने किस्म की कार्बन मौजूद है। एक कार्बन ये है जिसके साथ 4 मिथाइल ग्रुप बने हुए हैं, ये एक कार्बन है। और दूसरी कार्बन्स कितनी है, ये 1 2 3 4 कार्बन्स ऐसी हैं, वो जो चारों की चारों एक तरह की हैं। किस तरह एक तरह की है, कि वो एक कार्बन सिंगल के साथ ये भी जुड़ी हुई है, ये भी जुड़ी हुई है, ये भी, और 3 3 हाइड्रोजन के साथ। तो इस पूरे कंपाउंड में कितने किस्म की कार्बन है, 2 किस्म की, ए कार्बन और बी कार्बन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये जो होता है ना आपका मिथाइल जो है ग्रुप, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग किस्म का इफेक्ट रखता है। तो ये शील्डेड वन है, दिस कार्बन इज शील्डेड वन। ठीक है, तो ये शील्डेड वन जो है आपकी, देख लें, ये यहाँ पर पीक शो कर रही है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसकी जो लंबाई है, लेंथ है, ये तादाद को शो करती है। यानी ये एक कार्बन है तो इसकी पीक 1 टाइम होगी, और ये 4 कार्बन हैं, 1 2 3 4, तो ये जो पीक है बी टाइप की पीक, जो कि 33 pm पे आएगी। और ये क्योंकि रिलेटिवली क्या है, इसकी इस कार्बन की निस्बत अनशील्डेड है, डी शील्डेड है, तो इसकी कितने टाइम्स, 4 टाइम्स पीक बड़ी होगी। रीजन क्या है, क्योंकि ये 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन जो है सेम है, लिहाजा एटमॉस्फेयर केमिकल सेम है, लिहाजा सेम ही लोकेशन पर वो एक ही पीक देंगी, लेकिन उस पीक की लेंथ ज्यादा लंबी हो जाएगी। सिमिलरली इसमें देखते हैं हम, ये हमारे पास क्या है, ये इधर से ये कार्बन और ये कार्बन दोनों क्या है, दोनों का एटमॉस्फेयर सेम है। कैसे सेम है, ये भी इधर से H2 ग्रुप से ये भी पूरे इधर एक प्रोपाइल ग्रुप से जुड़ी हुई है, और ये कार्बन भी इधर से पूरे एक प्रोपाइल ग्रुप के साथ जुड़ी हुई है। तो लिहाजा ये दोनों कार्बन सेम है, और ये 2 कार्बन भी सेम है। तो आपने देखा कि यहाँ भी क्योंकि एटमॉस्फेयर 2 कार्बन का सेम है, लिहाजा 2 टाइप्स की ही पीक बनेगी, एक ए पीक होगी और दूसरी बी पीक होगी। ठीक है, ए पीक जो है किस ग्रुप की है, ये मिथाइलिन। अब ये जो है आपका जो बी पीक है, जो मिथाइलिन ग्रुप है, ये इस ग्रुप की निस्बत थोड़ा ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, लिहाजा ये क्या कर देगा, इसको जरा डी शील्ड जो है वो इससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, डी शील्डेड हो जाएगा मिथाइल ग्रुप। तो लिहाजा मिथाइल ग्रुप की अपफील्ड डाउनफील्ड है, और मिथाइलिन ग्रुप की क्या है आपकी, अपफील्ड है, यानी इस डायमेंशन में पीक बनी हुई है। सिमिलरली एक और आपका एसएलओ है कि आपने स्पेक्ट्रम जो है C13 का यूज करके डिड्यूस करना है पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ ए सिंपल मॉलिक्यूल। तो ये डिड्यूस करने के लिए
हमें सबसे पहले क्या देखना होता है कि उसमें कितने सिग्नल्स हैं। सिग्नल्स को देखने के बाद हमें पता चल जाता है कि उसमें केमिकली कितने टाइप के कार्बन के एटमॉस्फेयर मॉलिक्यूल में मौजूद होंगे। और हम केमिकल शिफ्ट को देखते हुए और बाकी दूसरी जो है पैटर्न्स को समझते हुए उसके मॉलिक्यूलर मास की मदद से बता सकते हैं कि हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल हो सकता है। हम ऑलरेडी बात कर चुके थे कि sp3 जो है 0 to 50, और जो है कार्बन बॉन्डेड विद इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 50 to 90, और sp2 जो है 100 to 160, और कार्बन ऑक्सीजन 160 to 220 के पर देते हैं। आइए एक एक्सरसाइज करते हैं स्टूडेंट्स। हम देखते हैं कि हमारे पास ये है, हाउ मेनी सेट्स ऑफ नॉन इक्विवेलेंट कार्बन आर देयर इन ईच ऑफ द मॉलिक्यूल शोन। हाउ मेनी सेट्स ऑफ नॉन इक्विवेलेंट कार्बन आर देयर इन। सबसे पहले देखते हैं टॉलीन में, ठीक है। टॉलीन, अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं टॉलीन, ये देखिए, ये टॉलीन का स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट्स। आप देखिए, क्या ये कार्बन और ये कार्बन सेम हो सकती हैं? नहीं हो सकती ना। ये कार्बन क्या है, ग्रुप से बाहर है, एरोमेटिक रिंग से बाहर है। अब आप चेक कीजिए कि ये क्योंकि ग्रुप से बाहर है, और ये तो डिफरेंट, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक एटमॉस्फेयर ही डिफरेंट है। एक तरफ से ये रिंग के साथ जुड़ी हुई है, एक तरफ ये इन तीन है, तो ये एक हो गया, 1 पीक ये देगी, ठीक है जी। उसके बाद ये वाली कार्बन, ठीक है, ये वाली कार्बन जो है ये क्या देगी, 3rd पीक देगी, क्योंकि इस जैसी कार्बन जो कि डायरेक्टली मिथाइल ग्रुप के साथ जुड़ी हुई है, कोई और नहीं है, तो ये एक पीक ये देगी, दूसरी पीक ये कार्बन देगी। लेकिन आगे इस कार्बन के साथ जो दो कार्बन मस्जिद जुड़ी हुई हैं, ये दोनों का सेम एटमॉस्फेयर है, क्योंकि ये दोनों इसके साथ इक्वल डिस्टेंस पर एरोमेटिक रिंग में मौजूद हैं। तो 1 पीक, 2 पीक, और ये दोनों मिलकर 3rd पीक, और ये दोनों मिलकर 4th पीक, और ये क्या देगी, 5th पीक। क्यों ये डिफरेंट देगी, क्योंकि देखिए ये कार्बन इस कार्बन से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में मौजूद है, और ऐसी लोकेशन पर कोई और नहीं है। तो हम कहते हैं कि टॉलीन कितने सिग्नल्स देगी, 5 सिग्नल्स, 5 पीक्स देगी, क्योंकि इसमें 5 टाइप्स ऑफ कार्बन जो है डिफरेंट कार्बन अकॉर्डिंग टू देयर एटमॉस्फेयर केमिकल मौजूद हैं। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं, ये स्टूडेंट्स हमारे पास पेंटानोन आ गया है। पेंटानोन में देखिए, अब ये एक तो ये वाली कार्बन पीक देगी, क्योंकि इसके साथ डायरेक्टली ऑक्सीजन मौजूद है ना, ये इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। तो दिस इज व्हाट इज दिस इज क्या है, डी शील्डेड वन है, सबसे ज्यादा डी शील्डेड, सबसे ज्यादा ये किस तरफ देगी, डाउन फील्ड देगी, डाउन फील्ड। अच्छा, उसके बाद आप देखिए इसके साथ एक कार्बन ऐसी भी है जो कि इसके साथ डायरेक्ट जुड़ी हुई है, और इधर 3 हाइड्रोजन के साथ। तो 1 पीक, 2nd पीक, ठीक है। उसके बाद इस ऑक्सीजन से वन जो है बॉन्ड परी पे एक कार्बन है, तो ये जो है क्योंकि 2 हाइड्रोजन के साथ है लिंक्ड, इसलिए ये भी इसके साथ जैसी तो नहीं देगी, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, सॉरी, ये 2 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन है। 1 पीक, 2 पीक, 3 पीक, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये वाला CH2 ग्रुप इस जैसे नहीं देगा, क्योंकि ये 1 बॉन्ड की दूरी पर है ऑक्सीजन से, और ये 2 बॉन्ड की दूरी पर है, लिहाजा ये फिर ये एक और किस्म की पीक देगी। और ये वाला मिथाइल ग्रुप इस मिथाइल की तरह नहीं है, ये डायरेक्टली इस कार्बन के साथ अटैच नहीं है, तो लिहाजा ये दोनों सेम पीक नहीं देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 1 पीक, 2 पीक, 3, 4, 5, ये कंपाउंड भी 5 पीक देगा, क्योंकि सबका जो एटमॉस्फेयर है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो 5 सिग्नल्स, 5 पीक मिलेंगी। इसी तरीके से अगर हम इसको देखें डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 1 कार्बन, ये कार्बन, ये दोनों सेम है, ठीक है, ये दोनों सेम है, तो ये क्या देंगी, 1 पीक देंगी। ये 2 कार्बन्स एक जैसे पीक देंगी, और इनके साथ जो ये कार्बन जुड़ी हुई है, ये दोनों भी क्या देंगी, दूसरी पीक ये दोनों देंगे, ठीक है। 1 पीक, 2 पीक, ठीक है जी। उसके बाद जो इधर वाली है वो इसके लिहाज से, और इधर वाली इसके लिहाज से, तो 1, 2, 3, 4 ये कार्बन इकट्ठी एक जैसी पीक देंगी, ये 4 टाइम्स पीक होगी,
ठीक है, ये क्या होगी, 4 टाइम्स बड़ी पीक। और ये कार्बन और ये कार्बन 2 टाइम्स बड़ी पीक। ये कार्बन और ये कार्बन 2 टाइम्स बड़ी पीक। इस तरह इसमें 1, 2 एंड ये चारों कार्बन की थर्ड पीक बनेगी। तो पैराजाइलिन में डियर स्टूडेंट्स कितनी, 3 सिग्नल्स होंगे। आइए हम देखते हैं, आप मिथाइल में एक ही कार्बन मौजूद है, लिहाजा ये एक ही पीक देगा। ठीक है, इसी तरीके से आप देखते हैं इथेन में, सॉरी ये मीथेन थी और ये इथेन है। इथेन में आप देख रहे हैं कि इथेन में 2 कार्बन है, बट बोथ आर सेम। किस तरह सेम है, ये कार्बन भी 3 तरफ से हाइड्रोजन और एक तरफ से एक कार्बन के साथ अटैच है, ये कार्बन भी 3 तरफ से हाइड्रोजन और एक तरफ एक कार्बन से अटैच है। केमिकल एटमॉस्फेयर सेम है, लिहाजा ये 1 पीक देगी। इसी तरीके से अब ये वाली जो है, आप समझ सकते हैं, ये देखिए ये मिथाइल ग्रुप, ये 3, ये एंड ये मिथाइल ग्रुप, दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये क्या देंगे, ये 1 पीक देंगे दोनों मिलके। ये भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही, इधर से ये दो ये सेम पीक देंगे, और ये लदा पीक देगा। तो इसमें 3 टाइप्स के एटमॉस्फेयर हैं अगर आप देखें। तो आइए हम देखते हैं, ये 2 कार्बन्स का एटमॉस्फेयर बिल्कुल एक जैसा है। आप देखें, अगर हर तरफ से वो एक यहाँ से तीनों तीनों हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और एक ब्यूटाइल ग्रुप, और इसका भी 3 हाइड्रोजन और एक ब्यूटाइल ग्रुप के साथ अटैच है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट 2 कार्बन, इनका भी जो है क्या है, आप देखें, इधर से भी सेम है मिथाइल, आ, इस कार्बन का भी मिथाइल, और इधर से भी दोनों दोनों का एक एक ये CH2 ग्रुप मौजूद है। तो ये भी एक जैसा है। और जबकि ये वाली कार्बन जो है, इसके साथ जैसा कोई और नहीं है, जिसके इस तरफ भी 2 कार्बन्स हो और इस तरफ भी 2 कार्बन्स हो, इस तरफ भी एथाइल हो, इस तरफ भी एथाइल हो। लिहाजा ये जो आपकी पेंटेन है, ये 3 पीक्स देगी। ठीक है, एंड जो है, ये देखिए 3 पीक्स इसने दी हैं, 1, 2, 3 पीक्स। और हम जो है पीछे यही बता रहे थे कि CH2 ग्रुप इज कंसिडर्ड स्लाइटली मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ठीक है ना, तो एज कंपेयर टू मिथाइल ग्रुप। इसलिए विड्रॉइंग का मतलब क्या हुआ, कि वो जो है दूसरे के क्योंकि खींच लेगा, उसको क्या कर देगा, उसको वो कर देगा, डिशील्डेड कर देगा। अच्छा जी, इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, हम जो है प्रिडिक्ट करेंगे नंबर ऑफ पीक्स इन स्पेक्ट्रम फॉर ए गिवन मॉलिक्यूल। तो अब ये देखिए हमारे पास हमने इसी तरह देखा, केमिकल एटमॉस्फेयर सेम होगा या डिफरेंट होगा उसी बेस पर। अब ये देखिए, ये और ये एक जैसी थी और ये दूसरी, तो ये 1 और 2, 2 पीक्स देगी। ठीक है, प्रोपेन 2 पीक्स देगी। लेकिन प्रोपाइल क्लोराइड में आप देख रहे हैं कि ये कार्बन जो है डायरेक्टली अटैच है विद क्लोरीन, तो ये और पीक देगी। ये इससे एक बॉन्ड की दूरी पर है ये कार्बन, ये दूसरी किस्म की पीक देगी। ये इस क्लोराइड से तीसरी किस्म के 3 जो है बॉन्ड दूर है, 1, 2, 3, तो लिहाजा ये तीसरी किस्म की पीक देगी। तो यहाँ लिहाजा ये देखिए, ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है, ये भी 3 कार्बन का कंपाउंड है, मगर ये 2 पीक्स देगा और ये 3 पीक्स देगा। क्यों, केमिकल एटमॉस्फेयर क्या है यहाँ डिफरेंट हो गया है। यहाँ पे क्लोराइड ने जो उनको उनके विड्रॉइंग इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन खींचे हैं, उस वजह से उसका इफेक्ट जो है वो डिफरेंट हो गया। आप देख सकते हैं कि ये क्लोराइड की वजह से इनमें क्या है, 3 पीक्स ही बनी है। और 3 पीक्स में आपने देखा कि जो सबसे ज्यादा डीशील्डेड होता है, वो सबसे ज्यादा TMS से दूर होता है, इसको डाउन फील्ड कहते हैं, डाउन फील्ड में बनता है। और जो सबसे ज्यादा शील्डेड होता है, अब क्लोराइड से सबसे ज्यादा दूर ये है ना, तो ये शील्डेड है, तो शील्डेड का इधर अप फील्ड में बनता है, TMS के क्लोज बनता है। फिर इसी तरीके से ये जो आप ये देख रहे हैं ना डियर स्टूडेंट्स, इसको हम अभी नेक्स्ट SLO में डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीजें हैं ना। अच्छा, इसी तरीके से आप देख रहे थे यहाँ पर आपके, मैंने आपको बताया था ना कि प्रोपेन में भी 3 कार्बन है, मगर यहाँ पर 2 बन रहे हैं। अब यहाँ पर 2 क्यों बन रहे हैं, आप देख रहे हैं कि 2 किस्म के कार्बन है, ये और ये एक किस्म की कार्बन है। ठीक है, तो इसका इस कार्बन की निस्बत पीक क्या होगी, डबल हो जाएगी, क्योंकि ये 2 कार्बन के लिए पीक बनी है।
और ये जो है एक कार्बन के लिए बनी है तो 1 टाइम होगी। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, ये हम अभी तक देख रहे थे जिसमें हम कार्बन 13 को कंसीडर कर रहे थे। अब जो नेक्स्ट हमारे SLO हैं वो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को कंसीडर करते हुए हमने करने हैं। इसमें हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के एटमॉस्फेयर को देखा जाएगा, इसलिए आपने थोड़ा सा पॉज लेके उसके बाद इस सेक्शन को देखना शुरू करना है। तो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जो है कितने किस्म के मौजूद हैं, तो जो है जो आपका हाइड्रोजन NMR स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन 1 NMR स्पेक्ट्रम प्रोटॉन के एनवायरनमेंट को रिवील करता है। और हम इसको यहाँ पर फॉर एग्जांपल अब हमने ये देखना है, ये C3H6 है, साइक्लोप्रोपेन ना। इसके साथ भी आपको पता है 2 हाइड्रोजन होंगे, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, ये टोटल 6 हाइड्रोजन होंगे। लेकिन सब के सब किसमें, सेम केमिकल एटमॉस्फेयर में है ना, तो सब की एक ही पीक आएगी यहाँ पर। अब हाइड्रोजन के लिहाज से देखना है, अब कार्बन को नहीं देखना। तो देखिए 6 हाइड्रोजन की एक लंबी सी पीक आ जाएगी, ठीक है। और क्योंकि कोई इसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप नहीं अटैच, लिहाजा ये कहाँ पर होगी, अप फील्ड में होगी ये वाली आपके पास। आइए हम देखते हैं, मजीद देखते हैं। अब आप अगर यहाँ पर इसको देखें तो यहाँ पर आपको कितने किस्म के हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं। देखिए एक ये वाले हाइड्रोजन है 3, ये इकट्ठे ये इस ऑक्सीजन के साथ इस एक दो दो बॉन्ड की दूरी पर है 3, ठीक है ना। और ये जो है 3 हाइड्रोजन के अलावा इस तरफ जो है ये फिर एक और हाइड्रोजन आ गए दूसरी किस्म के, ठीक है। ये तीसरी किस्म के, ठीक है जी। और ये जो है चौथी किस्म के हाइड्रोजन आ गए, और ये आपके पास पांचवी किस्म के हाइड्रोजन आ गए हैं। तो इसमें आपके पास 1 2 3 4 टाइप्स के आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये OH वाला H कहाँ चला जाता है, इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो 4 टाइप्स के आपको प्रोटॉन इधर नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर आपके पास कितने टाइप्स के प्रोटॉन होंगे, आप देखिए ये कार्बन एटम है डियर स्टूडेंट्स, और इसके साथ ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, यानी तीनों डायरेक्टली कार्बन, और तीनों कार्बन आ गए हाइड्रोजन के साथ। तो ये 3 6 9 कार्बन का केमिकल एटमॉस्फेयर बिल्कुल सेम है, ठीक है जी। ये देखिए ये 9 कार्बन की इकट्ठी पीक इधर आ गई, और जबकि एक हाइड्रोजन, आई एम सॉरी दिस वाज ऑन द बेस ऑफ हाइड्रोजन। तो ये 9 हाइड्रोजन्स का जो केमिकल एटमॉस्फेयर है डियर स्टूडेंट्स वो एक जैसा है, तो 9 हाइड्रोजन्स के लिए एक पीक आ गई। और जबकि 1 हाइड्रोजन जो अकेली थी, जो कि ऑक्सीजन के ज्यादा नजदीक थी, जो ज्यादा डीशील्डेड थी, उसकी क्या डाउन फील्ड ज्यादा फ्रीक्वेंसी की उसने एब्जॉर्ब की, वो इधर आ गई। इसी तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं ये आपके एथाइल ब्रोमाइड है ना। तो ब्रोमाइड ने क्योंकि इसको खींचा हुआ है इसके इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्टली, तो ये ज्यादा अनशील्डेड है, लिहाजा ये इसकी पीक है। और ये जो है क्योंकि ब्रोमाइड इससे एक बॉन्ड इससे डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा है, इससे एक बॉन्ड दूरी पर है, लिहाजा ये रिलेटिवली मिथाइल ग्रुप इस CH2 ग्रुप की निस्बत दूर है। तो ये क्या है, ये जरा शील्डेड वन है, इसलिए इसकी डाउनफील्ड पीक बन रही है। और CH2 वाले जो हाइड्रोजन्स हैं इनकी अप फील्ड शील्ड बन रही है। और ये ज्यादा स्प्लिटिंग क्यों होती है, ये भी हम स्प्लिटिंग वाले सेक्शन में चल के देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये देखिए ये दोनों हाइड्रोजन्स दिस वन एंड दिस वन दोनों एक ऐसे कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं जो डायरेक्टली एक क्लोरीन के साथ जुड़ी हुई है, लिहाजा इन चारों के चारों जो हैं एक सिंगल पीक देंगे, ठीक है। जबकि यहाँ पर आप देखें एक कार्बन ब्रोमीन के साथ जुड़ी हुई है, एक क्लोरीन के साथ जुड़ी हुई है, दोनों के जो है एटमॉस्फेयर क्योंकि डिफरेंट हो गए हैं, इसलिए ये दोनों जो है अब दोनों हाइड्रोजन दिस एंड दिस ये डिफरेंट, ये एक हाइड्रोजन की पीक है, ये दूसरे हाइड्रोजन की पीक है। इसी तरीके यहाँ देखिए हम, यहाँ पे एक क्लोरीन जो है, एक कार्बन जो है 2 क्लोरीन के साथ अटैच है, तो ये वाली जो हाइड्रोजन जो इस कार्बन के साथ है ये डिफरेंट है, जो कि इस कार्बन जो कि एक क्लोरीन के साथ अटैच है, तो ये दोनों डिफरेंट हैं इस कार्बन इस हाइड्रोजन से, लिहाजा ये हाइड्रोजन इसकी निस्बत
शील्डेड हैं तो ये इधर 2 टाइम्स लंबी पीक आई है, और इधर जो है नॉन शील्डेड की 1 टाइम लंबी पीक आई है। स्प्लिटिंग के बारे में आने वाले एसएलओ में भी हम देखते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब हमने देखना है कि टेट्रा मिथाइल साइलेन को हमने केमिकल शिफ्ट को नापने के लिए क्यों लिया था। क्योंकि टेट्रा मिथाइलिन मिथाइल साइलेन क्या सर्व करता है एज ए यूनिवर्सल 0 पॉइंट स्टैंडर्ड के तौर पर सर्व करता है। इसको हम 0 ppm लेते हैं, और ये एक सिंगल पीक देता है। टेट्रा मिथाइल का मतलब इसमें 4 मिथाइल ग्रुप है एंड 12 हाइड्रोजन मौजूद है, मगर सब के सब एक सिंगल शार्प पीक देते हैं, इंटेंस सिग्नल देते हैं, और केमिकली इनर्ट भी होता है, सॉल्युबल भी होता है। इसलिए हम इसको एज ए स्टैंडर्ड यूज करते हैं। तो नेक्स्ट एसएलओ हमारा है कि हमने डिस्क्राइब करना है कि ओ एच और एन एच प्रोटॉन बाय प्रोटॉन एक्सचेंज यूजिंग डीटीओ के। अभी मैंने बताया था ना कि ओ एच जब ग्रुप लगा हुआ हो तो क्या होता है, प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाता है। प्रोटॉन एक्सचेंज विद डी टू ओ। अब देखिए हैवी वाटर का फॉर्मूला एच टू ओ होता है, ना लाइट वाटर का एच टू होता है, हैवी वाटर का डी टू होता है। तो हम इसको डी टू ओ को यूज कर सकते हैं कि हमारा बॉन्ड में ओ एच या एन एच मौजूद है कि नहीं। तो इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कि जब हम इसको हैवी वाटर को इस्तेमाल कर लें तो ओ एच वाली जो एच है या एन एच वाली जो एच है ये गायब हो जाती है डी टू ओ को इस्तेमाल करने से। क्यों गायब हो जाती है? क्योंकि वो अपना हाइड्रोजन, ये ओ एच का एच जो है ये हैवी वाटर के डी के साथ एक्सचेंज हो जाता है, लिहाजा यहाँ ओ डी बन जाता है और एन डी बन जाता है। और डी जो है ड्यूटीरियम जो है वो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में फिर अपीयर नहीं होता हाइड्रोजन वाली फ्रीक्वेंसी पर। तो ये भी हमें बात मजीद समझ आ जाती है। हम इसको देखते हैं कि अगर if a sample contain OH or NH bond and is dissolved in D2O solvent, the H in the OH bond will be exchanged with deuterium atom from the D2O. Because the deuterium does not show in NMR spectra, no peak will appear for the OH and NH environment. देखिए ये ROH आपने इसका स्पेक्ट्रा लिया, पहले तो ये वाला H स्पेक्ट्रम में आ रहा होता है, लेकिन D2O डाल के जब उसको हम शेक करके दोबारा स्पेक्ट्रा लें तो फिर H वाला स्पेक्ट्रा नहीं आ रहा होता, क्योंकि ROH ने इस हैवी वाटर से D एक्सचेंज कर लिया होता है, और इस D को फिर अपेयर नहीं होना होता हाइड्रोजन के NMR में। इसलिए इससे भी कंफर्म हो जाता है कि ये अल्कोहल या अमीन है। अमीन्स भी इसी तरह करते हैं कि अमीन्स को अगर आपके ये एच पहले आ रहे होंगे स्पेक्ट्रा में, लेकिन जब हैवी वाटर के साथ शेक करके दोबारा उसको लिया जाए तो वो फिर एच आना बंद हो जाते हैं, क्योंकि इन दोनों में ये करेक्टरिस्टिक्स है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में कि अपने साथ वाली हाइड्रोजन्स को एक्सचेंज कर लेते हैं डी के साथ, ड्यूटीरियम के साथ। प्रोटियम को ड्यूटीरियम के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं, और ड्यूटीरियम फिर हाइड्रोजन वाले प्रोटियम वाले प्रोटॉन वाले स्पेक्ट्रम में अपीयर नहीं होता। तो ये देखिए ये आपका पहले ये देखिए पीक आ रही होती है ओ एच की, लेकिन जब इस डी टू ओ में डालने के बाद देखिए यहाँ से ये पीक गायब हो जाती है ना। तो ये भी एक कंफर्मेशन होती है कि आपके पास अल्कोहल है ना। अच्छा इसी तरीके से देखिए ये आपके पास एक प्रोपोनॉल है, पहले यहाँ पर इसकी पीक जो है ये बन रही है इसके एच की, लेकिन बाद में जो है इसकी पीक यहाँ से देखिए ओ एच पीक चली गई है जब इसको डी टू ओ के साथ डाल के रखा गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने इसी तरह डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स देखने हैं कुछ। ये देखिए ये आपका कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन लगी हुई है, यही विड्रॉ करेगी इधर से भी। और क्योंकि ये जो है ऑक्सीजन ये बी वालों से क्या कर रही है, डायरेक्टली एक कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, जबकि ये वाले जो हैं ये इस कार्बन और इस कार्बन के साथ ज्यादा क्लोज हैं। तो कौन ज्यादा डीशील्डेड है? ये ए वाले ज्यादा डीशील्डेड हैं, और 3 टाइम्स इनकी यहाँ पर पीक आएगी इन प्रोटॉन्स की, और 3 टाइम्स बड़ी इनकी पीक आएगी। लेकिन क्या है कि ये जो है ये ज्यादा डीशील्डेड है और ये इनकी निस्बत शील्डेड है।
क्योंकि यहाँ पर ये जो है इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के थ्रू जो है हो रहा है, और यहाँ पर ये कार्बन इस कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, जो कि इस ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्डेड है और इस ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्डेड है, जबकि ये कार्बन जो है डायरेक्टली सिर्फ ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है। तो इसको एक तरफ से सिर्फ जोर पड़ रहा है ये बी वालों को, और इसको दो तरफ से। तो इसलिए ये तीन दोनों, हालांकि तीन तीन प्रोटॉन्स हैं, सबके थ्री थ्री टाइम्स लंबी पीक होगी, लेकिन शील्डेड और डी शील्डेड की वजह से डिफरेंट जगह पे पीक आएगी। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, हम थोड़ा सा अब आगे जो बात देखने जा रहे हैं, ये स्पेक्ट्रम, जब हम पीक की बात करते हैं ना, तो ये पीक असल में ये तो केमिकल शिफ्ट, यहाँ पे हमें इसकी जो पोजीशन है शो कर रही होती है कि कितना ये केमिकल शिफ्ट किया है इसने, टीएमएस से कितना परे गई है। तो ये लो रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रम में होता है ऐसी पीक। हाई रेजोल्यूशन में ये पीक स्प्लिट हुई हुई होती हैं, और ये स्प्लिट क्यों हो जाती हैं, यही बात अभी हम समझने जाने लगे हैं कि इनकी स्प्लिटिंग की रीजन क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं स्प्लिट क्यों होते हैं। अ, आपकी ये जो नजर आ रही है ये ट्रिपलेट तीन में स्प्लिट हुई होती है हाई रेजोल्यूशन में। ये वाली जो है देखिए, ये भी आपकी स्प्लिट हुई हुई है, और ये वाली पीक भी स्प्लिट हुई हुई है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमें ये बात बहुत गौर से समझनी है कि ये वाले जो प्रोटॉन है ना, ये इन प्रोटॉन्स से अफेक्ट लेते हैं, और ये प्रोटॉन्स जहाँ थ्री टाइम्स लंबी जो पीक देते हैं, वो 2+1 थ्री टाइम्स स्प्लिट हो जाती है। तो ये जो है आपका शील्डेड वन, ये इसके सराउंडिंग में टू प्रोटॉन है, तो ये 2+1 थ्री टाइम्स स्प्लिट हो जाएगी। देखिए 1 2 3, ये देखिए ये क्या हो गई है, थ्री टाइम्स स्प्लिट हो गई है। तो इसी तरीके से अब देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो वाली पीक है, दिस वन, इसके सराउंडिंग में कितने प्रोटॉन्स हैं हमारे पास मौजूद, दो ये प्रोटॉन्स हैं और तीन ये प्रोटॉन्स हैं। टोटल कितने प्रोटॉन्स इसके सराउंडिंग में, 5 प्रोटॉन्स हैं। तो ये जो है इसकी पीक कितने टाइम्स स्प्लिट होगी भला, 5+1 6 टाइम्स। देखिए 1 2 3 4 5 6 टाइम्स स्प्लिट हो गई है। ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, ये वाले जो दो हाइड्रोजन्स हैं, इनके सराउंडिंग में ये दो हाइड्रोजन्स हैं, तो इनकी जो पीक है वो कितना, 2+1 थ्री टाइम्स स्प्लिट होगी, 1 2 3। तो यहाँ हमने ये बात सीखी कि नेबरिंग में जितने हाइड्रोजन्स होते हैं, +1 होकर उतनी ही पीक्स बनती हैं। मसलन अगर किसी के नेबर में कोई प्रोटॉन नहीं है, एक ही वो खुद अकेला ही प्रोटॉन है, उसके आसपास कोई और प्रोटॉन नहीं है, तो एक पीक बनेगी। अगर किसी के नेबर में एक प्रोटॉन है तो उसकी दो पीक्स बनेगी। किसी के नेबर में दो प्रोटॉन है तो उसकी तीन पीक्स बनेगी। किसी के नेबर में तीन प्रोटॉन है तो उसकी चार पीक्स बनेगी। तो हम इसको N+1 रूल कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं यहाँ पर, ये देखिए इसको हम स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग कहते हैं, और ये आपस में उनकी कपलिंग हो जाती है। इस वजह से ये स्प्लिटिंग होती है, सिंगलेट डबलेट ट्रिपलेट क्वार्टेट, ठीक है ना। इस तरीके से इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है। और स्प्लिटिंग जो है कैसे होती है, हमने ऑलरेडी देख लिया कि अगर उस सराउंडिंग में एक प्रोटॉन है तो दो पिक्स बन जाएंगी। अब अच्छा, इसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारे अगर 9 प्रोटॉन्स है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का कोई इफेक्ट नहीं है। किस चीज पर इफेक्ट नहीं है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का स्प्लिटिंग पे इफेक्ट नहीं है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लेंथ ऑफ पीक को शो करते हैं। ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ प्रोटॉन किस पर डिपेंड करती है, नेबर में कितनी हाइड्रोजन है। अब इसका ये 1 2 3 4 में टूटा हुआ है ना, इसका मतलब है इसके नेबर में कितनी हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन इसके नेबर में मौजूद है। जिस हाइड्रोजन ने ये पीक दी है, उसके नेबर में 3 हाइड्रोजन मौजूद हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि हमारे पास ये दो कार्बन्स हैं, और एक के पास ये दो हाइड्रोजन्स हैं और एक के पास एक हाइड्रोजन है। अब देखिए ये बी वाला है, इसके सराउंडिंग में क्योंकि दो हाइड्रोजन है ना, तो 2+1, तो एच बी कितनी तरफ टूट जाएगी, 2+1 3। देखिए 1 2 3 में टूट गई। अच्छा, और एच ए की सराउंडिंग में देखो कितने हैं,
एक ही प्रोटॉन है ना, तो इसलिए 1+1 ये 2 में टूटेगी। तो HA वाली जो है, क्योंकि इसके सराउंडिंग में नेबर बाय में 1 प्रोटॉन है, ये 2 में टूटेगी। लेकिन इसके नेबर बाय में क्योंकि 2 प्रोटॉन है, इसलिए ये 3 में टूटेगी। दिस इज द सिंपलेस्ट रूल, N+1 रूल। अगर नो एडजेसेंट हाइड्रोजन तो सिंगल पीक बनेगी। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास टेबल आपकी बुक में भी दिया हुआ है, इसको भी अच्छी तरह देख ले और रूल भी याद रखे, तो आपके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है इनको फाइंड आउट करना। तो अब आप देखिए, ये एक कंपाउंड है, दोनों तरफ से क्योंकि कार्बन इसके साथ जुड़ी हुई है, तो इसके प्रोटॉन ये और ये एक जैसे, चार के चार प्रोटॉन एक जैसे हैं, तो ये स्प्लिट नहीं होंगे। एक जैसे प्रोटॉन है तो 4 टाइम्स लंबी एक ही पीक दे देंगे। एंड इसमें देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक क्योंकि ब्रोमाइड के साथ अटैच है और एक क्लोराइड से, दोनों हाइड्रोजन्स का एटमॉस्फेयर डिफरेंट हो गया है, तो लिहाजा ये जो है, ये भी इसके भी पास दो हैं, ये भी 3 में स्प्लिट होगी। और ये वाली पीक जो है लंबी 2 टाइम्स होगी, लेकिन स्प्लिट ये भी 3 में होगी इसकी वजह से। ठीक है, लेंथ जो है अपनी तादाद की वजह से, और स्प्लिटिंग जो है नेबर की वजह से। ये आप लोगों ने डियर स्टूडेंट जहन में रखनी है बात। और यहाँ पर देखिए, ये आपके पास एक ये हाइड्रोजन्स है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन्स और ये हाइड्रोजन आपस में डिफरेंट है। ये हाइड्रोजन्स जो है ए वाली, ये एक क्लोरीन के साथ अटैच हैं, और ये वाली हाइड्रोजन जो है ये एक ऐसे कार्बन के साथ है जो दो के साथ अटैच है, ज्यादा डी शील्डेड है। तो ये इस तरफ इसका बनेगा, डी शील्डेड इस तरफ आता है। और क्योंकि ये एक है, लेकिन इसके जनाब ये तो 3 बन रहे हैं। क्यों 3 बन रहे हैं? क्योंकि इसके नेबर में 2 हैं, 2+1, 2+1 3, तो इसके 3 पीक्स हैं। जबकि ये जो ये 2 प्रोटॉन है, इसकी लंबी तो ट्वाइस होगी, लेकिन क्योंकि इनके नेबर में सिर्फ एक हाइड्रोजन है, तो लिहाजा 1+1 इसकी 2 पीक्स बनेंगी। इन दो हाइड्रोजन्स की लेंथ तो लंबी होगी 2 होने की वजह से, मगर स्प्लिटिंग जस्ट 2 में होगी कि उसके सराउंडिंग में नेबर में जस्ट 1 प्रोटॉन मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट हमारा एसएलओ है कि रिकॉग्नाइज करना है नीड फॉर डी ड्यूटिरेटेड सॉल्वेंट। ड्यूटिरेटेड सॉल्वेंट ऐसा होता है जिसमें हम हाइड्रोजन का हैवी आइसोटोप ड्यूटीरियम यूज करते हैं। ड्यूटिरेटेड जो है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये मिथा आप क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3 है, लेकिन ड्यूटिरेटेड में हम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं ड्यूटीरियम से। सिमिलरली ये आपके पास एक और जो है कंपाउंड है, सॉल्वेंट यूज कर होता है, इसमें ये देखिए हाइड्रोजन को हम ड्यूटीरियम से जब रिप्लेस कर देते हैं, तो इसको हम ड्यूटिरेटेड डाइमिथाइल सल्फोक्साइड कहते हैं। इसी तरह ड्यूटिरेटेड हैवी वाटर D2O भी होता है। ये तमाम के तमाम सॉल्वेंट हम यूज करते हैं NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ताकि इनके अपने प्रोटॉन्स जो हैं वो बीच में अपनी प्रेजेंस शो ना करना शुरू कर दें, इसलिए हम ड्यूटिरेटेड जो है सॉल्वेंट्स को आमतौर पर यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने ये आपके एसएलओ का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपके समझने के लिए C13 और हाइड्रोजन 1 के आपस में जो डिफरेंसेस हैं NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में, उनके लिए थोड़ा सा फर्क दिया है। इसको याद नहीं करना, जस्ट देखना हो तो देख लीजिएगा। बाकी खुश रहें, बहुत अच्छा प्रिपेयर करें, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।